तो हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में देखा था गाइस कि हम लोग किस तरह से जो है फैक्टर फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास क्या तरीका है फैक्टर फाइंड करने का, साथ ही नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करना सीखें, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में अक्सर इन पे सवाल जो है देखने को मिलता है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड करना। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को देखा, जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, कैसे हम लोग जो है फैक्टर्स के सम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी में रेकरिंग डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल के बारे में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, अपने टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल पे। तो आज बात कर लेते हैं हम लोग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल हम लोग किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। पहले टॉपिक दीजिए, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, इन्हें आवर्ती संख्याएं बोलते हैं। ये वैसे संख्या होती है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होती हैं, पी बाई क्यू के ही फॉर्म में होती हैं, बट इनको डिवाइड देने के बाद ये संख्याएं जो है इंड नहीं होती, इनके क्या है, अंत नहीं होता है। और ये संख्याएं जो है कुछ इस प्रकार से 3.123123231 इस तरह से बढ़ते रहती हैं। ठीक है, इन तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल होता है, जिनमें एक तरह का एक पैटर्न इनमें देखने को मिलता है, जैसे 123 देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब इन कुछ ऐसे रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं, जैसे अगर हम फाइंड देखें कि 1/3 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 0.33, इस तरह से जो है बढ़ते रहता है। इसी तरह से अगर 10/3 को डिवाइड करते हैं तो 3.33 करके जो है ये संख्या बढ़ती रहती है। उसी तरह 100/3 करेंगे तब हमारे पास संख्या क्या आता है, 33.33, और इस तरह से बढ़ते हुए रहता है। अब इन बढ़ रहे संख्याओं को दिखाने के लिए हम उन पे क्या करते हैं, एक बार, एक लकीर चढ़ाते हैं कुछ इस प्रकार से। इसी को हमको शो करना है, तो हम इसे शो करने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसे लिखने के बाद हम इस पे एक इस तरह से एक बार चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है कि ये जो तीन संख्या है और इसी तरह से 3 3 3 3 जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इनमें भी एक रूप दिखाया जाता है, मतलब इन्हें किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसे भी काफ़ी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन बनने को देखे जाते हैं, साथ खासकर सिंप्लीफिकेशंस में जो है ये आते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल के रूप में हम लोग चलेंगे कि सवाल है हमारे पास 0.3333, और इस तरह से जो है संख्या बढ़ रही है, तो इसी को हम लोग क्या दिखा दिए, 0.3, और इसके ऊपर में एक दिए बार। जब इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, ठीक, तो इस बार को हटाने के बाद अगर किसी संख्या पे डेसिमल के बाद दिया हुआ है, डेसिमल के बाद दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, एक जब बार हटाते हैं तब हमारे पास उसके बदले क्या लिखते हैं, एक 9 लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह एक दूसरा प्रश्न देखिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए 0.3412, और इसके बाद दो बार पड़ा है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इस पे हमेशा गौर कीजिए कि जब बार को हम हटाएंगे, ठीक, बार को जब हम हटाएंगे तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई में 9। ठीक है, और जिस पे बार नहीं होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0। जैसे दो संख्या है और दो पे क्या है, बार लगा हुआ है, इन दो पे क्या लगा है, बार, तो हम लिखेंगे क्या, पूरी संख्या को पहले लिखेंगे 3412। ठीक है, डिवाइड, दो पे बार है तो 2 9, और बाकी कितने पे नहीं है, दो पे नहीं है, तो हम 2 शून्य, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस। ये क्लियर है गाइस? अगला और एक सवाल लेंगे इसी पे। अगर हमारे पास कोई इस तरह से संख्या है, इस तरह से संख्या है, क्या लिखें, 1.5
4 6 2, ये कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है। और इस आखिरी दो पे क्या है, बार लगा हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो जिस पे बार नहीं है हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक। पॉइंट के पहले वाले संख्या को हम लोग क्या किए, वैसे ही छोड़ दिए। पॉइंट के बाद वाले संख्याओं के साथ इस तरह का ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने ऊपर वाले सवाल में किया। 1 + 4 6 2 लिखेंगे। कितने पे बार दिया हुआ है, 2 पे बार दिया हुआ है, इनके बदले 2 9, एक पे नहीं दिया हुआ है तो एक शून्य, और जिस पे बार नहीं दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस। आई होप यू गाइस क्लियर। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। इसको आप क्या कर लेंगे, आई होप गाइस आपको ये रेकरिंग डेसिमल वाले सवाल जो हैं आपको समझ आ गए होंगे कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक बार फिर देखिएगा कि हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या दिया है, किसी भी तरह का नंबर रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है, 0.3434 इस तरह से दिया हुआ है कोई भी संख्या, और अगर 2 पे बार दिया हुआ है, तो बार को जब हम हटाएंगे, जब इस बार को हम हटाएंगे तो उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे 9 से, रिप्लेस बाई 9, और ये आगे वाली संख्याएं क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस करने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है तो हम पूरी तरह से पहले संख्या को पहले लिखेंगे। क्या कलर बदलते हैं, पूरी तरह से क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। जैसे 3434 था, कितना पे 2 पे बार है, 2 लिखेंगे। जिस पे बार नहीं है उस पे 0 लिखेंगे। साथ ही जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3400 अपॉन 9900। इसको आप काट कूट कीजिए, बराबर जो करना है कीजिए। 4 3 7 9 9, ये अब नहीं आगे कटेगा, तो यही जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वेल। अब हम लोग आगे बात करते हैं रिमाइंडर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल रिमाइंडर की बात करेंगे। आगे चल के हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स की भी बात करेंगे। कोई भी नंबर जो होता है गाइस, कोई भी अगर नंबर है तो वो किस रूप में होता है वो समझिए। इसके अंदर में एक होता है डिवाइज़र, एक होता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, और एक होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल, शेषफल, बकाया। एक होता है कोएफिशिएंट और एक होता है क्या, डिवाइज़र, ठीक है। अब अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइज़र जो डिवाइड करता है, कोएफिशिएंट जितना से हम लोग डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर जो बच जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब चेक करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी को। किसे, डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम। सबसे पहला संख्या लेते हैं 1, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डिवाइज़र, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को क्या करती है, डिवाइड करती है। अगली बात करेंगे 2 के लिए। ये जो 2 है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो हो वो क्या हो,
3 से डिविजिबल होंगे। आगे बात करेंगे 4 के लिए। 4 को हम लोग जो है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 है आ रहा है तो इसके जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 4 से। इसी तरह 4 का जितने गुणनखंड है, जैसे अगर हम लाएं 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 लिखने का मतलब है इसका जो लास्ट का 3 डिजिट है वो डिविजिबल होगा किससे? 8 से। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। आगे बात करते हैं 8 का, देख लिए। इसके बाद संख्या बढ़ती जाएगी। 16 का भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 16 का देखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 की पावर कितना है? 4 है। तो लास्ट का जो 4 डिजिट होगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? इससे। इसी तरह बाकी का देखें, जैसे यहाँ पे फाइंड करें 5 का। 5 का फाइंड करने से पहले हम सोच रहे हैं आपका 9 पे चलते हैं। 9 जो कि मल्टीपल है किसका? 3 का। 3 का पावर लिख सकते हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है 9 के लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ जो इनके जितने भी सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होने चाहिए? सम ऑफ ऑल डिजिट जो होने चाहिए वो डिविजिबल होने चाहिए किससे? 9 से। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बात और देखिए कि ऐसी सारी संख्याएं जो कि अगर हम सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं तो वो 3 से डिविजिबल होंगी, अगर वो 9 से डिविजिबल है तब। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी में हम लोग एक और बात करेंगे, और जहाँ है हम लोग कहते हैं उसको क्या, उसको आगे हम लोग चल के बात करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी में। इसके बाद बात करते हैं 5 का डिविजिबल के लिए आखिरी का जो अंक होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर की बात करें 25। 25 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर किए 25, 2 आ रहा है, आखिरी में अगर 2 आ रहा है इसका मतलब क्या? लास्ट का जो 2 डिजिट होना चाहिए, लास्ट का जो 2 डिजिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए किससे? 25 से। किससे? 25 से। हम लोग यहाँ पे किसका देख रहे थे? 25 का देख रहे थे। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। 25 से। इसी तरह 5 का क्यूब फाइंड करेंगे, मतलब क्या आएगा? 125 आएगा। 125 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आखिरी का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होगा किससे? 125 से। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ ऐसे संख्याएं आते हैं जो, जैसे कि हम देखें कि 6, अगर हमको 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम देखेंगे 6 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। अब हमको प्रत्येक संख्या क्या क्या लिए हैं डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। अगर वो संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे 24, हमको चेक करना 24 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर करेंगे क्या आएगा? ये आएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 2 2, 2 का क्यूब गुना 3 है, और ये क्या है? 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली बाकी और भी कई ऐसे हैं, और आगे बात करते हैं हम लोग 11 का। कोई संख्या 11 से है डिविजिबल या नहीं, कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग फाइंड करते हैं किसे? सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एडजेसेंट नंबर।
हम लोग फाइंड करेंगे कैसे दो विपरीत संख्या, जैसे कि अगर हम लोग एक संख्या है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से संख्या है, तो ए प्लस सी प्लस ई और है बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। ए प्लस सी प्लस ई माइनस करेंगे बी प्लस डी प्लस एफ को, और अगर इनका डिफरेंस जो है डिविजिबल हो जाएगा किससे, 11 से, तब हम क्या कहेंगे कि ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है। ये बात हुई एक। आई होप 11 का डिविजिबिलिटी आपको समझ आएगा। अगले क्लास में हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखेंगे और दो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आती हैं नंबर बेस पे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।